हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, पिछले अध्याय में या पिछले वीडियो के अंदर हमने एक आयोग के बारे में बात की थी और वो आयोग था अपना आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। बहुत इम्पोर्टेंट था, टू द पॉइंट मैंने बात की थी। इम्पोर्टेंट जहाँ से आपके एग्जाम में पर्सन बनने की संभावना रहती है, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने वहाँ पर लिया था। आपको आशा करता हूँ कि आपको आरपीएससी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम फिर से एक आयोग के बारे में बात करेंगे और वो आयोग आपका रहने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर राजस्थान मानवाधिकार आयोग। ठीक है ना। अपने भारत में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी है और राज्यों में राज्य का मानवाधिकार आयोग होता है RSHRC। ठीक है ना, ये राज्य मानवाधिकार आयोग। इस आयोग की बात करें तो ये भी आयोग आपका, अगर हम बात करें तो संवैधानिक आयोग ही है। ठीक है ना, इसका वर्णन भी कहाँ मिलता है आपको, संविधान में मिलता है, या इसको सांविधिक आयोग भी कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब किसी की सिफारिश के आधार पर या किसी की मतलब जैसे कोई संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है कि भाई हर राज्य में एक मानवाधिकार आयोग होगा, जबकि इसकी जो स्थापना की गई थी ना, वो अध्यादेश लाकर मतलब सिफारिश के आधार पर की गई थी, इसलिए इसको सांविधिक आयोग भी कहा जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो ये एक अधिनियम की सिफारिश पर किया गया था इसकी स्थापना, और उसका नाम था राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, जो 1993 में आया था। उसकी सिफारिश के आधार पर 18 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। 18 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना हुई फ्रेंड्स, और फिर बाद में जब ये कार्य करना इन्होंने इस आयोग ने स्टार्ट किया, वो किया था आपका 23 मार्च 2000 को। ठीक है ना, 23 मार्च सन 2000 को ये कार्यशील हुआ, जबकि स्थापना 18 जनवरी 1999 को गई थी। कौन सी धारा के अंदर उल्लेख मिलता है, तो धारा 21(1) में। ठीक है ना, इसमें इसका उल्लेख है। धारा 21 में ये बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में एक मानवाधिकार आयोग होगा, उसके तहत इसकी स्थापना है 18 जनवरी 1999 को, याद रखें। यहाँ पर हम बात करते हैं आगे, इसकी थोड़ी सी संरचना देखते हैं फ्रेंड्स। तो संरचना के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर सदस्यों की, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहले हम अगर बात करें तो यहाँ पर 5 सदस्यीय आयोग था ये पहले। एक तो अध्यक्ष होता था इसमें, और आपके कितने सदस्य होते थे, 4। ठीक है ना, एक तो अध्यक्ष होता था और 4 सदस्य इसके अंदर होते थे। फिर 2006 के अंदर क्या हुआ, 2006 में एक संविधान संशोधन हुआ, और 2006 के संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी, 2। अब वर्तमान में अगर आपको कोई पूछता है तो ये 3 सदस्यीय आयोग है। ठीक है ना, जिसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य हैं। वर्तमान में अगर 2 सदस्यों की अगर हम बात करें कि 2 सदस्य कौन कौन से हैं, तो वो है एक तो रामचंद्र सिंह झाला और एक है अशोक कुमार गुप्ता। ये 2 तो सदस्य हैं, जबकि वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, उसकी बात करें तो गंगाराम मूलचंदानी, ये मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है ना, इस मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कोई ना कोई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, जहाँ तक मुझे पता है, या फिर मैक्सिमम तो ये रहता है कि ये हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में तो गंगाराम मूलचंदानी है, लेकिन पहली बार इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो कांता भटनागर। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वो थी कांता भटनागर, महिला थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर राज्यपाल। ठीक वैसे ही अगर हम सेंटर में बात करें, केंद्र में, तो वहाँ पर राष्ट्रपति करता है। एक समिति की सिफारिश के आधार पर मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना, एक समिति बनाई जाती है। समिति के अंदर जो सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं 3, और एक अध्यक्ष होता है। 4 सदस्यीय समिति का निर्माण किया जाता है। इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया जाता है, वो तो तत्कालीन जो भी उस टाइम पे मुख्यमंत्री रहता है, वो होता है अध्यक्ष।
अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल बनता है कि मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में निम्न में शामिल नहीं होता या होता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला सदस्य होता है इसका विधानसभा का अध्यक्ष, दूसरा सदस्य होता है विधानसभा का जो प्रतिपक्ष का नेता है उसको, और तीसरा सदस्य बनाया जाता है राजस्थान का, जो राज्य का, किसी भी राज्य की बात करें तो फिर राज्य का गृह मंत्री वहाँ पर शामिल होता है तीसरे सदस्य के रूप में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में यहाँ पर ये 3 सदस्यीय आयोग है। ठीक है ना, पहले 4 सदस्य होते थे और एक अध्यक्ष होता था, जबकि अब सदस्य यहाँ पर 2 ही होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो इसमें कार्यकाल की बात करें इसकी, तो देखो इसका जो कार्यकाल होता है ना, आरपीएससी का 6 वर्ष 62 वर्ष होता है, जबकि मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। जो भी कम हो या तो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष। ठीक है ना, जो दोनों में से कोई भी कम हो वहाँ तक वो सदस्य अध्यक्ष रहता है। 2019 के अंदर इसके कार्यकाल को संशोधन द्वारा थोड़ा चेंज किया गया कि इनका जो कार्यकाल होता है ना फ्रेंड्स, वो 3 वर्ष का कर दिया गया, 70 वर्ष या 3 वर्ष। ठीक है ना, 5 की जगह कितना हो गया, 3 हो गया। वर्तमान में 3 वर्षीय कार्यकाल, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे और भी है इसके बारे में, इससे रिलेटेड ही है, ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कि जो मानवाधिकार आयोग है ना फ्रेंड्स, ये एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकालता है। ठीक है ना, त्रैमासिक 3 महीने पर ये एक पत्रिका निकालता है और उस पत्रिका का नाम है मानवाधिकार संदेश। विश्व मानवाधिकार दिवस पूछा जा सकता है कभी, तो आप याद रखें 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से ये आपका मानवाधिकार आयोग कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। आप इसको एक बार फिर से देख लेना, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। मैं कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे अगर बात करूँगा तो आपसे टू द पॉइंट बात करूँगा। ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ें हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करनी है तो। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है कि जो मानवाधिकार आयोग होता है ना फ्रेंड्स, उसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो वो होता है आपका राजस्थान का मुख्य सचिव। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान का जो मुख्य सचिव होता है वो मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तब तक आए जब तक आप मस्त रहे, पढ़ते रहें। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम की डेट का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। आपको अपनी तैयारी को मजबूत रखना है, एनी टाइम कंटिन्यू पढ़ाई करनी है आपको, चाहे आप दिन में कम समय ही पढ़ें लेकिन पढ़ें रेगुलर। ठीक है ना, थैंक यू।